रूपा एक सुंदर महिला थी। वह राजस्थान के एक गांव में अपने ससुर के साथ रहती थी। उसका पति दूर प्रदेश में नौकरी करता था और कभी कभार ही गांव आया करता था। जैसे कि राजस्थान में पानी की समस्या रहती थी, तो रूपा के साथ भी यह समस्या थी। वह अपने घर के कामों को निपटाकर पनघट पर जाकर पानी भर कर लाती और वहां स्नान आदि भी कर लिया करती थी। वह अपना काम जल्दी जल्दी करती थी, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि कहीं कोई यात्री आ जाएगा तो वह स्नान कैसे करेगी। इसी उधेड़बुन में जब स्नान कर रही थी तो एक यात्री वहां आता है और उससे कहता है कि मुझे पानी दो। रूपा कहती है, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, तब मैं तुम्हें पानी दूंगी। वह उससे कहती है कि तुम कौन हो। वह कहता है, मैं एक यात्री हूँ। वह कहती है, यात्री तो सिर्फ 2 हैं, तुम उनमें से कौन से हो। वह इस बात का जवाब नहीं दे पाता और बिना पानी पिए वहां से चला जाता है। फिर वहां दूसरा युवक आता है और कहता है, बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तुम कौन हो। मैं एक गवार अनपढ़ हूँ। तो सिर्फ 2 हैं, तुम उनमें से कौन हो। वह इस बात का जवाब नहीं दे पाता और वहां से बिना पानी पिए चला जाता है। फिर तीसरा युवक आता है और वह कहता है कि बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तुम कौन हो। मैं एक गरीब हूँ। गरीब तो सिर्फ 2 हैं, तुम उनमें से कौन हो। वह इसका जवाब नहीं दे पाता और बिना पानी पिए जाता है। फिर चौथा युवक आता है और कहता है, मुझे पानी पिला दो। वह कहती है कि पहले मेरे बातों का जवाब दो और कहती है कि तुम कौन हो। वह कहता है कि मैं एक मूर्ख हूँ। वह कहती है कि मूर्ख तो सिर्फ 2 हैं, तुम उनमें से कौन हो। तो वह इसका जवाब नहीं दे पाता और बिना पानी पिए वहां से चला जाता है। असल में रूपा के वस्त्र उस समय ऐसे नहीं थे कि वह किसी के सामने जाती और उसके पास कोई पात्र भी नहीं था जिससे वह उन्हें पानी पिलाती। रूपा उन युवकों से कहती है कि पास ही घनी बस्ती है, वहां जाओ, तुम्हें पानी जरूर मिलेगा। जब वह घर पहुंचती है तो महात्मा आए हुए थे। महात्मा की वह खूब सेवा करती है। तभी वो 4 लड़के वहां आते हैं। पंडित जी को रूपा पनघट की बात बताती है तो पंडित जी कहते हैं कि ये तो अतिथि हैं। अतिथि तो देवता होता है। तुम इन्हें जलपान भी करावो और इन्हें आराम भी करने दो। अगर उनकी आत्मा प्रसन्न होगी तो ईश्वर भी प्रसन्न होगा। तभी उसके ससुर जी आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारा पति परदेश में रहता है और मैं भी घर से बाहर था। मुझे गांव वालों ने बताया कि आपके घर में दोपहर में मर्द आते रहते हैं और लोग कानाफूसी भी कर रहे हैं। यह बात सच है ना? अगर राजा तक यह बात पहुंची तो राजा तुम्हें दंड देंगे और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा और राजा तुम्हें दंड स्वरूप राज्य से निकाल देगा। रूपा का ससुर इन सब बातों को सुनकर बहुत गुस्सा होता है और इन सब बातों को वह राजा तक पहुंचा देता है। राजा जब यह बात सुनता है तो न्याय करने की सोचता है और रूपा को बुलावा भेजता है। दूसरे दिन जब रूपा गायत्री मंत्र का पाठ कर रही थी, उसी समय वह देखती है कि राजा के सिपाही उसकी तरफ आ रहे हैं। वह उन्हें देखकर थोड़ा भयभीत भी होती है। वे कहते हैं कि तुम्हें कल राजा के सामने प्रस्तुत होना है। रूपा भी राजा को सूचना भेजती है कि वह मुझे किस रूप में बुला रहे हैं, बेटी रूप में, बहू रूप में या फिर किसी अन्य रूप में। राजा के सिपाही उसे आकर बताते हैं कि तुम्हें एक बहू के रूप में बुलाया है। राजा उसके लिए रथ भेजता है और वह उस रथ पे सवार होकर महल पहुंचती है और फिर दरबार में प्रस्तुत हो जाती है। दरबार में सिपाही उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि राजन, यह महिला अनैतिक कार्यों में लिप्त है। ऐसा गांव वालों ने देखा भी है और मैंने सुना भी है। राजा रूपा से पूछता है कि क्या यह बात सच है? दरबार में लोग चिल्लाने लगते हैं, राजन, यह महिला चरित्रहीन है। दूसरे तरफ से भी आवाज आई, महिला चरित्रहीन है। यह महिला चरित्रहीन है। रूपा राजा से कहती है, ये महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा कहता है, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम पराये मर्दों को अपने घर में बुलाती हो और उनकी अवभगत करती हो। इस बात में कितनी सच्चाई है? रूपा कहती है, राजन, गुस्ताखी माफ हो। अगर आप मुझे समय दें तो मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। राजा कहता है, तुम्हें अपना पक्ष रखने की पूरी इजाजत है। फिर वह कहती है, राजन, घटना उस समय की है जब मैं एक दिन पनघट पे स्नान कर रही थी। उस समय 4 युवक आए और उस समय मेरे वस्त्र ऐसे नहीं थे कि मैं
उनके सामने जाती और उन्हें पानी पिला पाती, तो मैंने उनसे कुछ कठिन प्रश्न कर लिए जिससे उनका ध्यान बढ़ जाए और मुझे उनके सामने ना आना पड़े। मेरी आशा के अनुरूप ही वे युवक उन प्रश्नों का उत्तर न दे सके और मुझे पानी न पिलाने का बहाना भी मिल गया। जब मैं घर पहुंची तो उस समय महात्मा आए हुए थे और उन महात्मा के सामने ही वो 4 युवक आए और महात्मा ने कहा कि तुम इन्हें जलपान कराओ और क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना, भोजन खिलाना पुण्य का काम होता है। मैंने महात्मा के कहने पर उन्हें जलपान कराया। तुमने पनघट पर उन युवकों से क्या प्रश्न पूछे थे जिसका वो जवाब नहीं दे पाए? हे राजन, जब पहला युवक मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं एक यात्री हूँ। मैंने कहा यात्री तो सिर्फ 2 हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? वह कुछ उत्तर नहीं दे पाया। और जब दूसरा युवक आया तो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं एक गंवार अनपढ़ हूँ। मैंने कहा गंवार अनपढ़ तो बस 2 हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? फिर तीसरा व्यक्ति आया, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं एक गरीब हूँ। मैंने बोला गरीब तो सिर्फ 2 हैं, तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? फिर चौथा यात्री आया तो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? तो उसने बोला मैं एक मूर्ख हूँ। मैंने कहा मूर्ख तो सिर्फ 2 हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। उन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे भी बताओ। हे राजन, इस संसार में यात्री तो सिर्फ 2 ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, और गंवार भी सिर्फ 2 ही हैं, भोजन और पानी जो बिना कारण सबके साथ चलते रहते हैं। और हे राजन, गरीब भी सिर्फ 2 ही हैं, बहू और गाय, क्योंकि वह जहाँ बांध दी जाती हैं वहीं की होकर रह जाती हैं। और 3 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद रूपा चुपचाप हो जाती है। राजा उससे कहता है चौथे प्रश्न का भी तो उत्तर दो। तो वह कहती है राजन, अगर आप मुझसे नाराज न हो तो मैं चौथे प्रश्न का उत्तर दूंगी। राजा कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, तुम चौथे प्रश्न का उत्तर दो। वह कहती है कि हे राजन, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जिन्होंने बिना सत्यता की जांच किए मुझ पर आरोप लगाकर आपको बताया और अपने कुल की मर्यादा, अपने घर की इज्जत को तार तार कर दिया। और राजन, गुस्ताखी माफ हो, दूसरे मूर्ख आप हैं जो बिना कुछ जाने मुझे इस दरबार में सबके सामने बुलाकर पेश कर दिया और मेरी इस भरी सभा में इज्जत तार तार हो गई। राजा पहले तो उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन जब वह ध्यानपूर्वक सोचता है तो उसे यह बात समझ में आ जाती है कि राजा कहता है इस तरह किसी निर्दोष को भरे दरबार में बुलाकर बिना सच्चाई जाने पूछताछ करना उसकी बहुत बेइज्जती करना है, और ये तो एक लज्जाशील महिला है। हे ईश्वर, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। एक लज्जाशील स्त्री की इज्जत का ध्यान नहीं रख पाया। ईश्वर मुझे माफ करना, इसकी भरपाई तो मुझे ही करनी होगी। मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा। न कहकर राजा महल में चला जाता है और दूसरे दिन वह कहता है कि सजा महिला को नहीं तुम सबको दी जाएगी। तुम सबने बिना सच्चाई का पता लगाए एक महिला को आरोपी बना दिया और तुम सबको सजा ये दी जाती है कि इसके घर के पास एक पनघट बनाओ, एक स्नान घर और एक शौचालय भी बनाओ, और उस शौचालय में पुरुषों का जाना वर्जित होगा। और आज से रूपा पनघट की रानी के नाम से जानी जाएगी। दरबार में सभी लोग राजा का न्याय सुनकर खुश हो जाते हैं महाराज और की कहते जय, हैं महाराज की जय, महाराज की जय, पनघट की रानी की जय, पनघट की रानी की जय। इस प्रकार रूपा अपनी सूझबूझ से अपनी समस्याओं का अंत कर लेती है और बहुत सी महिलाओं की शौचालय की समस्या का भी अंत हो जाता है।